हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, एज ए चैलेंज मीन्स एक चुनौती की तरह। ओके, तो पहला सवाल है कि डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। गरीबी रेखा के नीचे या फिर गरीबी रेखा को भारत में कैसे आंकलन किया जाता है, कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, जितना एक इंसान को फूड की आवश्यकता होती है, जितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है उतनी कैलोरी क्या वो इंसान खा पाता है या नहीं। दूसरा है क्लोथिंग, क्या वो अपने लिए कपड़े अफोर्ड कर पाता है या नहीं। तीसरा है फुटवेयर यानी कि चप्पल जूते। चौथा है फ्यूल एंड लाइट। फ्यूल एंड लाइट्स में आपको वाटर आपके पास कितना अवेलेबल है ये भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ फिफ्थ में एजुकेशन के पास, एजुकेशन से आप कितना जुड़े हुए हैं, आपको एजुकेशन की फैसिलिटी मिली है या नहीं, यह भी बहुत मैटर करता है। आवश्यकता होने पर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आपको कितनी मिलती हैं, यह भी गरीबी रेखा के आंकलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट्स, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, 6 है ओनली। इन 6 को याद रखिएगा। इसके नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, इसलिए इसे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। डू यू थिंक दैट पर्सन प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट, यानी कि अभी जो वर्तमान में मेथड्स यूज किए जाते हैं गरीबी को आंकने का, क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो इस चीज को हम अच्छे से देख लेते हैं। द प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन डज नॉट लुक अप्रोप्रिएट। क्यों सही नहीं है वो देख लेते हैं। इट ओनली टेक्स वन फैक्टर इन व्यूज, दैट इज द इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब आज की डेट में जो हम गरीबी को आंकते हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पे आंकते हैं। मोर ओवर इट कंसिडर्ड अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी के ढेर सारे डायमेंशंस हैं। It has no longer confined to economic factors alone. With development, the definition of what constitute poverty also change. यानी कि बढ़ती इकोनॉमी के साथ और बढ़ते वक्त के साथ पॉवर्टी के जो डायमेंशंस है उसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। Its concept has broadened to human poverty. A person may have been able to feed themselves, but if they are without education, without shelter, without health care, without job security, without self confidence, without social equality, they are considered poor. अब एक एक टर्म को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक इंसान गरीब तब हो सकता है जब मान लीजिए कि वो अपने लिए खाना अच्छे से जुटा सकता है, फीड देमसेल्फ, लेकिन उसके पास क्या है, एजुकेशन नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज जॉब है कल नहीं है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे कुछ आता नहीं है, सोशल इक्वालिटी नहीं है, उसको समाज में अलग मतलब छुआछूत की भेदभाव से देखा जाता है, उसको कोई अपने साथ बिठाना नहीं चाहता है, अपने घर बुलाना नहीं चाहता है। तो ऐसे लोगों को कंसिडर्ड किया जाता है गरीब। अब समझ में आया। विदाउट एजुकेशन, जिसके पास शिक्षा नहीं है, विदाउट शेल्टर यानी कि जिसके पास छत नहीं है, विदाउट हेल्थ केयर यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है दवाइयों के लिए और हेल्थ के बारे में उसको जानकारी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई स्किल्स नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? स्किल्स के थ्रू बढ़ता है, तो उसके पास कोई स्किल्स नहीं है। सोशल इक्वालिटी नहीं है क्योंकि उसके पास सिर्फ खाने लायक पैसे हैं, बट एजुकेटेड नहीं है,
तो वो किसी से डिबेट नहीं कर सकता, अच्छे से बात नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट ऐसे काम करता है जो बड़े लोगों की सोसाइटी के लायक नहीं है, राइट। तो ऐसे लोगों को कंसिडर्ड एज पुअर कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ पॉवर्टी इज टू बी रिमूव्ड इन रियल सेंस, अगर गरीबी को सही मायने में मिटाना है तो पीपल आर टू बी ब्रॉट अबव द पॉवर्टी लाइन। नॉट ओनली वी नीड टू इंक्रीज देयर इनकम बट ऑल्सो वी हैव टू प्रोवाइड द पीपल विथ एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑल। यानी कि अगर हमें गरीबी मिटानी है तो हमें क्या क्या देना होगा, उनको अच्छी शिक्षा देनी होगी, अच्छा घर देना होगा, अच्छी मेडिकल सुविधाएं देनी होंगी, साथ ही उनको जॉब सिक्योरिटी देनी होगी, उनको इज्जत और सम्मान भी मिलना चाहिए। तो हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5 6, एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट और डिग्निटी। ये सारी चीज़ें अगर हम दें तभी हम गरीबी मिटा सकते हैं, राइट। डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। 1973 से अब तक किस तरह से पॉवर्टी चेंज हुआ है उसके बारे में देखते हैं। एज पर द डाटा देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया। मतलब गरीबी रेखा में वृद्धि नहीं हुई है, गरीब कम हुए हैं। फ्रॉम 55% इन 1973, कितने लोग गरीब थे, 55% लोग गरीब थे 1973 में, और 36% हो गए 1993 में, यानी कि 20 साल बाद। देयर वॉज फर्दर डिक्लाइन फ्रॉम 36 से 26 हो गए, 10% घट गया 2000 में, ठीक है। तो 7 सालों के बाद और कितना गरीबी रेखा घट गई, 10%। ऑल्दो द नंबर ऑफ पुअर पीपल रिमेन स्टेबल अबाउट 320 मिलियन इन द अर्लियर 2 डेकेड्स, मतलब 1973 से 1993 तक 20 सालों में गरीबों की संख्या सेम रही, फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा में कमी आई। देयर वॉज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पुअर टू अबाउट 260 मिलियन टिल 2000। 260 मिलियन लोगों को लगभग गरीबी रेखा से ऊपर माना गया 2000 में। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट पॉवर्टी रेशियो ऑल्सो रिमेन हायर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्या है, गरीबी रेखा हाई रही, गाँव में गरीबी बनी रही, घटी नहीं अर्बन के मुकाबले। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन मे डाउन टू लेस देन 20% इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मतलब आने वाले कुछ समय में 20% से भी कम गरीबी बच जाएगी भारत में, अगर ऐसे ही फॉलो होता रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कि गरीबी के 4 मुख्य ऐसे कारण बताइए, गरीबी के कुछ ऐसे कारण बताइए जो भारत में आपको पता हो। तो चैप्टर हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया था, आई होप कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। प्लीज़ आप एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी, गरीबी के मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण अंग्रेज रहे, कॉलोनियल रूल। इंडिया वेंट थ्रू अ लॉन्ग फेज ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जब ब्रिटिश शासन कर रही थी तब उन्होंने मतलब डेवलपमेंट के नाम पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ हमें शोषित किया, जितना हो सका उतना हर चीज़ बर्बाद करके, मतलब ट्रेडिशन, हैंडीक्राफ्ट सब कुछ को डिस्करेज करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा, अपनी जेब गरम की और कुछ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, कॉलोनियल रूल, ठीक है। नेक्स्ट, हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन। हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी कि हम सही से स्टेबल नहीं हो पाए। हमारी इकोनॉमी को जितना स्टेबल होना चाहिए था उससे ज़्यादा मतलब स्पीड से क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ गई। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलरली अमोंग द पुअर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड इंडियन पॉवर्टी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अमीरों के पास
ज़्यादा बच्चे नहीं थे। बच्चे कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी? पॉवर्टी, जहाँ गरीबी थी वहीं ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो ये भी एक कारण था कि पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ी। पुअर पीपल आर इलिटरेट एंड हैव ट्रेडिशनल आउटलुक, हेंस दे आर आइदर इग्नोरेंट ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स और नॉट कन्विंस्ड ऑफ द नीड ऑफ बर्थ कंट्रोल। मतलब कि बर्थ कंट्रोल को इग्नोर किया जाता है गरीबों के द्वारा। गरीब लोग इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार नहीं होते कि उन्हें ये समझदारी हो कि हमारे घर में कितने बच्चे होने चाहिए, हम कितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की समझदारी ना होने की वजह से गरीबी, पॉवर्टी जो है वो पुअर लोगों के बीच ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, सबको लगता था कि अगर मेल चाइल्ड है, यानी कि कोई लड़का पैदा होता है, तो वो घर की एक संपत्ति है और वो बड़ा होकर कमा कर माँ बाप की देखरेख करेगा। ठीक है, अब देखते हैं लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन बिलो द रिक्वायर्ड लेवल। इट हैज़ बीन अराउंड 4% सिंस 1951। सिर्फ 4% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़। भारत में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही नहीं, मान के चलो बहुत कम जॉब्स मिलती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हम भारत के बाहर दुनिया के हर कोने में हर बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम भारत के लोग सम्मान के साथ बैठे हैं, बट भारत में जॉब्स पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और इसका एक कारण हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंस ऑफ हाई पॉवर्टी इन इंडिया इज द हाई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक तो जॉब नहीं है, और जैसी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है वैसे स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो बिना स्किल्स के आपको वो जॉब मिल नहीं सकती। जॉब सीकर्स आर इंक्रीजिंगली एट हायर रेट देन द इंक्रीजिंग इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कम है और जैसी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वैसी स्किल्स नहीं है, तो इस वजह से मिसमैच की वजह से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, जो एक गरीबी का मुख्य कारण है। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्दो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिंस 1951। 1951 के बाद से नेशनल इनकम तो बहुत बढ़ा, ठीक है, लेकिन अनइक्वली, मतलब गरीब और गरीब होते चले गए, अमीर और अमीर होते चले गए। ठीक है, ये रही प्रॉब्लम। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड इनकम हैज़ बीन पॉकेटेड बाय अ फ्यू रिच। सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा वो और रिच हो गए, लेकिन जो मेजॉरिटी ज़्यादातर लोग थे वो आज भी गरीबी रेखा के नीचे ही रह गए। अब देखते हैं सोशल फैक्टर्स। वेरियस सोशल फैक्टर्स जैसे कि कास्ट सिस्टम है, जो हमारी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, रिलीजियस फेथ है, ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो हमें ग्रोथ करने से रोक देते हैं। ठीक है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना, लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, और कम उम्र में शादी करवा देना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों की ग्रोथ को, बच्चों को सही स्किल्स, बहुत सारे बच्चों को डांस या फिर पेंटिंग या फिर स्पोर्ट्स में पेरेंट्स जाने ही नहीं देते, खेल कूद उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो ये सारी दिक्कतों की वजह से भारत में बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ लोग अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाए, अपने स्किल्स को प्रेजेंट नहीं कर पाए। आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। ऐसे इकोनॉमिक ग्रुप्स को आप बताइए जो कि वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब कि वो कभी भी प्रभावित हो सकते हैं गरीबी से। शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड और शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड। याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट वो होते हैं जो लो क्लास काम करते हैं, जैसे कि कचरा उठाना, ठीक है, ऐसे लोग। और शेड्यूल ट्राइब्स ये ऐसे लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, अनुसूचित जातियों में हैं,
ऐसे लोग, इन दोनों के पास ही कोई स्किल्स ऐसी नहीं है जिनसे इनको जॉब्स मिल जाए, ठीक है, ना तो इनके पास लैंग्वेज है, ना ही इनके पास कोई स्किल्स है, ना कोई ट्रेनिंग है, तो इसकी वजह से इनको कुछ भी नहीं होता। अगर जंगल में आग लग गई या कोई घटना घट गई, बाढ़ आ गई, तो ये सब के सब अचानक से बेघर और बेसहारा हो जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रुप्स वल्नरेबल टू पॉवर्टी, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड, ऐसे लोग जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, और अर्बन कैजुअल लेबर्स हाउसहोल्ड, ऐसे लेबर्स जो शहरों में घरों में काम करते हैं। मान लो किसी किसी के घर पे होते हैं ना काम करने वाले, झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन धोया, खाना बनाने वाले, तो ऐसे लोगों को कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, जैसे मन वैसे गाली देकर मार कर काम करवाया जाता है, तो ऐसे लोग काफ़ी वल्नरेबल होते हैं पॉवर्टी को लेकर। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर, जिसका क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में गरीबों की संख्या सेम नहीं है। थ्रो देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन एवरी स्टेट फ्रॉम द अर्ली 17, तो कुछ समय में गरीबों की संख्या हर स्टेट से कम हुई है। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी हैज़ वेरिड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन अलग अलग स्टेट में किसी में 10% गरीब कम हुए, किसी में 15%, किसी में 5%, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लेवल पे कम हुए। इन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन नेशनल एवरेज ऑफ 26। इन अनदर द पॉवर्टी रेशियोज आर हायर देन द नेशनल एवरेज, तो कहीं कम है कहीं ज़्यादा। उड़ीसा एंड बिहार कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट्स विद द पॉवर्टी रेशियो ऑफ 47 एंड 43%, तो उड़ीसा में 47% और बिहार में 43% पुअर है, और ये दोनों पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं। बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी आर क्वाइट हाई इन दीज स्टेट्स, मतलब शहर हो चाहे गांव, दोनों ही जगह पर गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, पंजाब, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पर गरीबों की संख्या धीरे धीरे कम हुई है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि कुछ ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पर बहुत ही कम दाम पर, मान लो 2 रुपये या फिर 3 रुपये किलो चावल, दाल, चीनी मिलता है, इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन कहा जाता है। फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना KVYC, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जा सके। उन्हें कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं जैसे कि नर्सिंग, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे कोर्स सिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड, मतलब हमने अब इंडिया की पॉवर्टी ट्रेंड्स तो देख लिए, अब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स को देखते हैं। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में अगर कोई लेस देन $1 पर डे कमाता है तो वो गरीब है, और ये संख्या 28% से घट के 21% हो गई है, यानी कि 8% गरीबी घटी है 1990 से 2021 तक, 30 सालों में। There has been a substantial reduction in global poverty since the 1918s. However, the reduction in poverty is marked with great regional differences due to rapid economic growth and massive investment in human resource development. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries. तो कहाँ कहाँ पॉवर्टी घटी? चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गरीबी घटी है। ऑन द अदर हैंड इन साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ऐसे जगहों पर द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन रैपिड, गरीबी घटी है लेकिन बहुत कम
while the ratio of poverty in Latin America has remained the same. लेटिन अमेरिका में आज भी गरीबी की रेखा वही है. सब सहारन अफ्रीका poverty has risen from 41% in 1981 to 46% in 2001. तो देखिए आप अफ्रीका के सहारन अफ्रीका में जो है गरीबी रेखा जो है 41% से बढ़ के 46% हो गई है. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2001, countries like Nigeria, Bangladesh, India still have a large percentage of people living under poverty. तो बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे आज भी, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, चाहे नाइजीरिया हो, यहाँ हैं. Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where official it was non-existent earlier. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8. डिस्क्राइब करेंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन. मतलब अभी की जो सरकार है, करेंट सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, वो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगा रही है गरीबी को हटाने के लिए. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी. तो इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. ठीक है, गरीबी को हटाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स को बनाया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लाए गए. अब ये देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्टेड इन 1993. दिस प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एंड स्मॉल टाउन. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, फूड, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. ऐसे कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया. ठीक है, साथ ही साथ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको नरेगा कहा जाता है, ये भी लागू किया गया. ठीक है, ये 2005 में पास हुआ था और 100 दिनों के लिए हर गांव के हर इंसान को काम देने का इसमें प्रावधान है. लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां ये लागू है और इस स्कीम के थ्रू 600 डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल्सो 1/3 ऑफ प्रपोजल जॉब्स वुड रिजर्व फॉर वुमेन. इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षित जगह होती है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी. मानव की गरीबी से क्या समझते हैं आप, ह्यूमन पॉवर्टी से क्या समझते हैं. ह्यूमन पॉवर्टी इज अ कॉन्सेप्ट दैट गोज बियॉन्ड द लिमिटेड व्यू ऑफ पॉवर्टी एज अ लैक ऑफ इनकम. ठीक है, तो मानव पॉवर्टी का सिंपल सा मतलब ये क्या कह रहा है कि गरीबी को जो है इनकम से मापा जा रहा है. इट रिफर्स टू द डिनायल ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू एन इंडिविजुअल टू मेंटेन रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मतलब एक ऐसी अवस्था जहां आपको ना तो पॉलिटिकल, ना ही सोशल और ना ही इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटीज दी जाएं जिससे कि आप एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें. आपके पास एजुकेशन सही ना हो, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ना हो और अच्छा प्रॉपर हेल्थ केयर और सैनिटेशन की सुविधा ना हो, तो आप एक गरीब हैं. कास्ट और जेंडर के बेस पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए. ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, ह्यूमन पॉवर्टी के हैं. एक बार फिर से ध्यान से रखिए कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए. ठीक है, रहने के लिए छत होनी चाहिए. लिटरेसी यानी कि पढ़ाई लिखाई में आपको सक्षम होना चाहिए. आपको अगर पढ़ना है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, काम करने का मौका मिलना चाहिए और साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ने पर हेल्थ केयर भी मिलनी चाहिए, सैनिटेशन मिलना चाहिए. कास्ट और जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि लड़कों को जॉब देंगे लड़की को नहीं देंगे या फिर लड़की को जॉब देंगे लड़कों को नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. कास्ट यानी कि लोहार को देंगे, मतलब पंडित को देंगे, ऐसा जॉब नहीं होना चाहिए. सबको जॉब्स की इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए. Who are the poorest to the poor? ठीक है, आंसर 2, वुमन, चिल्ड्रन
एंड एल्डर पीपल इन अ फैमिली आर रिगार्डेड एज द पुअरेस्ट ऑफ द पीपल। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में भी सबसे गरीब कौन है? महिलाएं, चिल्ड्रन। मान लीजिए कि एक बहुत ही गरीब फैमिली है, ठीक है, गरीब फैमिली है और कमाने वाला सिर्फ एक इंसान है, ठीक है। तो अगर वो 10 रुपया कमा रहा है तो सबसे पहले वो क्या करता है? अपने ऊपर 2 रुपया खर्च करता है, फिर घर की चीज़ों पे 2-3 रुपया खर्च करता है, ठीक है ना। फिर बाद में वो सोचता है अपनी वाइफ के बारे में, अपने घर में बूढ़े दादा दादी के बारे में। तो इस वजह से क्या होता है कि वो अपने मन की मर्जी तो चला लेता है, बट घर में जो उसकी वाइफ है उसके पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती है कि वो अपनी इच्छा से कुछ भी खर्च कर सके, राइट। तो गरीबों के घर की महिलाएं, बच्चे और अगर कोई बुजुर्ग इंसान है तो वो, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली है, ठीक है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005? नरेगा के मेन फीचर्स क्या हैं? मेन फीचर्स हैं, द एक्ट अस्योर्स 100 days एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी हाउस होल्ड। हर घर से एक इंसान को 100 दिन का रोजगार मिलेगा साल भर में, और लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाते हैं और 600 डिस्ट्रिक्ट्स तक इसको बढ़ाया जाने वाला है। 1/3 ऑफ जॉब्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए भी यहाँ जॉब्स अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर जरूर ढूंढ निकालेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।